Good morning everyone. I am Rahul Agrawal from Department of Mechanical Engineering, SISTec-Ratibad. We are discussing the topic that is gear trains, and in the previous lecture we had covered the topics classification of gear train, simple gear train and the compound gear train. Now today's lecture we will discuss about what is the reverted gear train and the epicyclic gear train. Now what actually is the reverted gear train? That is when the axis of the first gear and the last gear, जब भी दो शाफ्ट को हमको रोटेट करना है, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट करना है, दोनों की एक्सिस सेम होती है. द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट गियर एंड द लास्ट गियर आर को एक्सियल. जो आपका पहला शाफ्ट है जिसपे एक गियर लगा हुआ है, ये दूसरा शाफ्ट है जिसपे दूसरा गियर लगा हुआ है. कि अगर मुझे इस शाफ्ट से पहले शाफ्ट से इस शाफ्ट पे अगर पावर ट्रांसमिट करना है और दोनों कोएक्सियल है, तो ये जो कंडीशन होती है, ये जो गियर ट्रेन होती है, इसको क्या बोलता हूं मैं? रिवर्टेड गियर ट्रेन. व्हाट यू आर कॉलिंग इट? रिवर्टेड गियर ट्रेन. नाउ इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि गियर वन आपकी इस शाफ्ट पे लगा हुआ है एंड गियर 4 आपका ये कोएक्सियल जो शाफ्ट है उस पे लगा हुआ है. वी हैड टेकन ए कंपाउंड गियर. हमने क्या किया, इसमें कंपाउंड गियर लिया है क्योंकि 2 और 3 कंपाउंड गियर इज 2 एंड 3 का कॉम्बिनेशन है आपका कंपाउंड गियर. नाउ व्हाट वी आर लुकिंग, जब ये गियर 1 रोटेट कर रहा है, गियर 1 किसको रोटेट कर रहा है? गियर 2 को रोटेट कर रहा है. गियर 1 अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो गियर 2 कैसे रोटेट कर रहा है? आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ओके. नाउ गियर 3 इज द कंपाउंड गियर ऑफ 2 और 3 कंपाउंड गियर बना रहे हैं, तो गियर 3 भी क्या करेगा? सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी से. सेम स्पीड से आपका गियर 3 भी रोटेट कर रहा है और गियर 3 कहां पे रोटेट करेगा? गियर 3 भी आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा. गियर 3 किससे मैच हो रहा है? आपका गियर 4 से, जो कि आपका ड्रिवन गियर है, लास्ट ड्रिवन गियर. जब गियर 3 आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तो गियर 4 कैसे रोटेट करेगा? आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो इन केस ऑफ द रिवर्टेड गियर ट्रेन, जो आपका फर्स्ट गियर होता है, जो फर्स्ट ड्राइवर होता है, लास्ट ड्रिवन होते हैं, वो हमेशा दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में रोटेट करते हैं. अब नेक्स्ट, दिस आर द एक्सप्लेनेशन जो हमने समझा है. व्हाट की गियर 3 drives the gear 4 in the same direction as that of gear 1. Thus, we see that in a reverted gear train, the motion of the first gear and the last gear is always same. हमेशा same होता है. Now, what we can see कि मान लो मैसिंग हो रही है, किस के बीच मैसिंग? गियर 1 और गियर 2 के बीच में मैसिंग हो रही है. गियर 1 और गियर 2 आपका मैच कर रहे हैं. सिमिलरली गियर 3 और गियर 4 मैच कर रहे हैं. ओके. तीसरा गियर चौथा गियर मैच कर रहा है. अगर सब इंडिविजुअल गियर 1 की R1 पिच सर्कल डायमीटर हो गया, 2 का क्या हो गया? R2 पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर R2, R3 इज द पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर R3 हो गया, ये R4 हो गया. तो व्हाट वी कैन फाइंड आउट कि हम क्या देख सकते हैं? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ये R3 प्लस R4. दोनों का डिस्टेंस बराबर दिख रहा है. ये कॉमन डिस्टेंस तो सेम है. अब ये कॉमन डिस्टेंस किस के बीच का है? एक तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3 plus R4. What we can say, since the distance between the center of the shaft of the gear 1 and 2 as well as gear 3 are same, therefore R1 plus R2 is equal to R3 plus R4. Now what we are considering, we are assuming that the circular pitch or module all the gear is assumed to be, हम क्या कर रहे हैं? मॉड्यूल को हम लोग सेम मान रहे हैं. Therefore number of teeth on each gear is directly proportional to circumference or radius. जैसे कि फॉर्मूला हमने पहले देखा था कि R को हम डायरेक्ट mt/2 से निकालते थे. स्मॉल r को mt/2, कैपिटल R को mt/2. R1 क्या हो गया? mt1/2, R2 mt2/2, R3 mt3/3, R4 mt4/2. तो तो सब्स्टिट्यूट करेंगे पहली इक्वेशन में, तो व्हाट विल गेट? mt1/2 प्लस mt2/2 इज इक्वल टू mt3/2 प्लस mt4/2. जब कैंसिल आउट होगा तो व्हाट विल गेट? t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t3/t4. तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई. पहली इक्वेशन क्या थी? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3 प्लस R4. सेकंड इक्वेशन हो गई T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T3/T4. दिस इन टर्म्स ऑफ दी. नाउ हमने स्पीड रेशियो पता है. स्पीड रेशियो क्या होता है? फर्स्ट ड्राइवर अपॉन लास्ट ड्रिवन, N1 अपॉन N4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रिवन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्रिवंस. ड्रिवन क्या था? T2 T4 है. ड्राइवर्स क्या आपका? T1 T3 है. N1 अपॉन N4 इज इक्वल टू T2 इंटू T4 अपॉन T1 इंटू T3. तो ये हो गई आपकी तीसरी इक्वेशन. तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन हम लोग नंबर ऑफ टीथ
कितने नंबर ऑफ टीथ ईच गियर है, फॉर द गिवन सेंटर डिस्टेंस स्पीड रेशियो मॉड्यूल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पीड रेशियो निकालना है या नंबर ऑफ टीथ निकालना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस 3 इक्वेशंस वी कैन फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली इज द स्पीड रेशियो और द नंबर ऑफ टीथ. नाउ रिवर्टेड गियर ट्रेन आर यूज्ड इन ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन में यूज होता है, लेथ के बैक गियर्स में यूज होता है, इंडस्ट्रियल स्पीड रिड्यूसर्स में यूज होता है एंड इन क्लॉक्स में. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो हमसे पूछता है कि रिवर्टेड गियर ट्रेन कहाँ यूज होता है. ऑप्शंस हमारे पास क्लॉक्स होते हैं कि हैंड रिस्ट क्लॉक या हैंड वॉच होता है. क्लॉक्स में भी आपके एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन रिवर्टेड गियर ट्रेन आपकी अपनी घड़ियां होती है, उसमें रिवर्टेड गियर हम लोग यूज करते हैं बिकॉज उसमें कोएक्सियल शाफ्ट में हमको पावर ट्रांसमिट करना होता है. ओके, नेक्स्ट इज द एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन. एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, जिस एक्सेस ऑफ द शाफ्ट पे आपके गियर्स लगे होते हैं, वो शाफ्ट आपकी रिलेटिवली मूव करती है. वो रिलेटिवली आपके शाफ्ट एक किसी फिक्स एक्सेस के अबाउट मूव करती है. कि द एक्सेस ऑफ द शाफ्ट ओवर विच द गियर्स आर माउंटेड में मूव रिलेटिव टू ए फिक्स्ड एक्सेस. अब ये कैसे मूव करती है हम देखते हैं यहाँ पे. हियर आर द एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन. इसमें 3 कंपोनेंट है, बेसिकली गियर ए, गियर बी और ये आर्म सी. नाउ व्हाट वी कैन फाइंड आउट, हम क्या देख रहे हैं यहाँ से, जो गियर ए है, गियर ए और आर्म सी एक ही कॉमन पॉइंट पे लोकेट है. इसका पिच पॉइंट एक ही है, मतलब एक ही पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लोकेशन पॉइंट एक ही है. ओवन पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है गियर ए और आर्म सी. ठीक है, गियर ए के साथ में क्या आपका गियर बी मैच कर रहा है, गियर बी आपका मैच कर रहा है. और गियर बी और जो आर्म सी किस पॉइंट पे पिन पॉइंट है, ये आपके पिन जॉइंटेड O2 पॉइंट पे. O2 पॉइंट के अबाउट आपकी आर्म सी भी मूव कर सकती है और गियर बी भी मूव करेगा. okay. वहीं अगर हम पहला केस लेते हैं कि अगर मैं आर्म सी को फिक्स कर देता हूं, अगर इस आर्म सी को अगर मैं फिक्स कर देता हूं, तो जैसे मैं गियर ए को रोटेट करूंगा तो गियर बी भी आपकी रोटेट होगी. गियर ए को रोटेट करूंगा तो गियर बी भी आपको रोटेट करेगा. इसको क्लॉकवाइज में रोटेट करूंगा तो कैसे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा. तो ये एक सिंपल गियर ट्रेन की तरह बिहेव करेगी. कैसा बिहेव करेगा, सिंपल गियर ट्रेन की तरह बिहेव करेगा. वहीं अगर मान लो मैं इस गियर ए को फिक्स कर देता हूं, अगर मैं इस पिन पॉइंट को ओवन पॉइंट को फिक्स कर देता हूं, तो व्हाट विल हैपन कि अगर मैं गियर बी को मूव करवाता हूं, गियर बी को रोटेशन देता हूं, तो क्या करेगा, ये शाफ्ट ये आपकी आर्म होगी, आर्म आपकी अलोंग द गियर ए मूव करेगी. जब आर्म आपकी अलोंग द गियर ए मूव करेगी तो बी क्या करेगा, बी अराउंड एंड अपॉन द गियर ए मूव करेगा. बी कैसा मूव करेगा, अराउंड एंड अपॉन द गियर ए मूव करेगा. सिमिलरली अगर मैं O2 पॉइंट को फिक्स कर दूंगा, गियर बी को फिक्स कर दूंगा, तो आपकी आर्म और गियर ए कैसे अपॉन एंड अराउंड द गियर बी मूव करेगा. इसी अरेंजमेंट को कि जब एक गियर दूसरे गियर के अपॉन, उसके ऊपर से और उसके अराउंड जब रोटेट करता है, तो उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन. क्या बोलते हैं हम लोग, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन. ओके, नेक्स्ट सेम कंडीशन हमने समझी थी कि गियर ए एंड द आर्म सी हैव अ कॉमन एक्सिस एट O1 अबाउट विच दे कैन रोटेट. द गियर बी मैसेज विथ गियर ए एंड as its axis on the arm at O2 about which the gear B can rotate. ठीक है, if the arm is fixed, the gear train is simple and gear A can drive the gear B or vice versa. But if gear A is fixed and the arm is rotated about the axis of the gear A, gear A को fix कर देते हैं and the arm is rotated, arm को rotate करता है about the axis of the gear A, that is O1, then the gear B is forced to rotate upon and around gear A such a manner that one or more of their members move upon and around another member is known as epicyclic gear train. क्या होता है, such a motion is called epicyclic and the gear train arranged in such a manner that one or more of their member move upon and around, उसके ऊपर से और उसके चारों तरफ, upon and around another member is known as epicyclic gear train. Epic का मतलब ही upon होता है, cyclic का मतलब around होता है. तो epicyclic gear train में भी simple और compound कैसे भी हो सकती है, simple gear train भी हो सकती है और compound gear train भी हो सकती है. अभी यूज कहाँ होती है, get useful for transmitting high velocity ratio with gears of moderate size
जब भी मुझे हाई वेलोसिटी रेशियो चाहिए था एक कम मोटर साइज के गियर साइज में, कंपैरेटिव लेजर स्पेस की कम स्पेस, जैसे कि हम गाड़ी के इंजन जो गियर बॉक्स होता है हम लोग एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन वहां यूज करते हैं। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन आर यूज्ड इन द बैक गियर ऑफ लेग, डिफरेंशियल गियर हम लोग यूज करते हैं ऑफ द ऑटोमोबाइल, हॉइस्ट, पुली ब्लॉक, रिस्ट वॉचेस। ओके, डिफरेंशियल में हम जब यूज करते हैं तो वी आर कॉलिंग द अरेंजमेंट सन एंड प्लैनेट गियर अरेंजमेंट हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जब भी एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वेलोसिटी रेशियो कंसीडर करना। वेलोसिटी रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब भी वेलोसिटी रेशियो की हम बात करते हैं दो मेथड होती है एक्चुअली, एक होती है टेबुलर मेथड और एक होती है आपके पास ग्राफिकल मेथड। तो वी आर नॉर्मली यूजिंग द टेबुलर मेथड, हम लोग टेबुलर मेथड ही यूज करेंगे। अब टेबुलर मेथड में क्या होता है, बेसिकली वी आर मेकिंग द टेबल्स, हमें इस तरीके से टेबल बनते हैं और वन बाय वन क्या क्या कॉलम आ रहे हैं इसमें, रो बाय रो वी विल एक्सप्लेन, विल डिस्कस कैसे कैसे रो आ रहा है। चलो सबसे पहले आता है स्टेप वन कि किस तरह के स्टेप में हम फॉलो कर रहे हैं। सेकंड, कंडीशंस ऑफ मोशन, कि मोशन की कंडीशंस कहती है, क्या मैं आर्म को फिक्स कर रहा हूँ, क्या गियर को रोटेट कर रहा हूँ, गियर ए को रोटेट कर रहा हूँ, क्या गियर बी को रोटेट कर रहा हूँ, कुछ एडिशनल मोशन दे रहा हूँ। नाउ दिस इज द रिवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स, कि जब मैं यहाँ कंडीशंस मोशन, जब मैं कंडीशंस अप्लाई कर रहा हूँ तो इंडिविजुअल गियर्स में क्या मोशंस हो रहे हैं। ओके, नाउ सबसे पहले हम टी इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर है, टीबी इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर बी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सपोज दैट आर्म को मैं फिक्स कर देता हूँ, आर्म इज फिक्स्ड, therefore the axis of both the gears are also fixed relative to each other when the gear A makes one revolution anti-clockwise। gear A को अगर मैं one revolution anti-clockwise घुमा रहा हूँ तो gear B will make TA upon TB revolutions घूमेगी। ये स्टैंडर्ड रिलेशंस होता है, TA upon TB revolutions आपका gear B will make clockwise। ठीक है, assuming the anti-clockwise rotation is positive, हम anti-clockwise पॉजिटिव मान रहे हैं, clockwise को नेगेटिव मान रहे हैं। ओके, We must say that the when gear A makes +1 revolution, की gear A एक revolution बनाता है तो gear B कितना बनाएगा, -T/TB, क्लॉक बिकॉज ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो -T/TB हो जाएगा रिवोल्यूशन। दिस स्टेटमेंट ऑफ रिलेटिव मोशन इज इन द फर्स्ट रो ऑफ टेबल सी। ये स्टेटमेंट है हम टेबल 1 में डालते हैं, फर्स्ट रो में हम डालते हैं। कैसा फर्स्ट रो, आर्म फिक्स कर दी मैंने तो आर्म तो जब आर्म को फिक्स कर दूंगा तो मोमेंट कितना 0 हो जाएगा। गियर ए को +1 रेवोल्यूशन में घुमा रहा हूँ तो गियर बी कितना -T/TB से मूव कर रहा है। नाउ सेकंड में मैं क्या लेता हूँ कि मैं एज्यूम करता हूँ कि गियर ए को मैं +1 से ना रोटेट करके +x से रोटेट कर रहा हूँ, +x से रोटेट कर रहा हूँ तो आर्म तो 0 ही है, गियर ए का रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, +x हो जाएगा, गियर बी का कितना हो जाएगा -x, x से मल्टीप्लाई कर दूंगा T/TB। नाउ थर्ड कंडीशन व्हाट वी आर टेकिंग, कि मैं क्या कर रहा हूँ पूरे सिस्टम में, हर पूरे सिस्टम को, उस पूरे सिस्टम को मैं +y रिवोल्यूशन हर एलिमेंट में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जितने भी एलिमेंट है मेरे गियर ट्रेन के सब में मैं +y रिवोल्यूशन से सबको रिवॉल्व करवा रहा हूँ। तो आर्म सी 0 + y, सॉरी +y +x तीनों में ऐड कर दूंगा मैं, तो टोटल मोशन क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा, x + y हो जाएगा, y - x T/TB। तो एक्चुअली ये मुझे टोटल मोशन मिला है, तो मुझे जब भी वेलोसिटी रेशियो निकालना होता है दैट इज TA/TB या TB/TB, तो मैं कैसे निकालता हूँ कि वी आर गिविंग द कंडीशंस। जब भी मैं न्यूमेरिकल डील करूंगा तो मुझे कंडीशंस गिवन होगी। अगर मुझे आर्म सी स्टेशनरी गिवन तो y 0 हो जाएगा यहाँ पे, और गियर ए की कुछ वैल्यू गिवन तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ओके, जब x और y मुझे पता चल गया तो T/TB में निकाल सकता हूँ डायरेक्टली। ऐसे मेरे पास जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द डिफरेंट कंडीशंस एंड वी कैन फाइंड आउट आइदर द मोशन ऑफ गियर ए, motion of gears arm C, or the motion of gear B, or the velocity ratio, speed ratio, or number of teeth ratio. We can find anything. Okay. In this lecture, we have discussed about the epicyclic gear train and the reverted gear train. Okay. And the numericals, इसमें simple gear train, compound gear train, and the reverted gear train. ये epicyclic gear, इन तीनों पर numericals एग्जाम में पूछते हैं. So hopefully we'll discuss the numericals on the next classes. In case you have doubt, you can directly ask me. Thank you.